Hello dear students, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read the topic chapter 2 sectors of the Indian economy. That means भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक means the important part of the Indian economy, those economic activities which you have read in the previous class also. A brief description was there, and now we are getting the more information about these. Let's start without taking so much time. Sectors of economic activities, अर्थव्यवस्था की जो क्रियाकलाप होते हैं उसके अलग अलग क्षेत्र. Let us look at these pictures. आइए इन सब पिक्चर्स को देखिए. You will find that people are engaged in various economic activity. यहाँ आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें लगे हुए हैं, यानी पैसा कमाने के लिए जो काम किए जाते हैं उनमें engaged हैं. Some of these are activities producing goods. इनमें से कुछ में ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जिससे सामान तैयार हो रहा है. Some others are producing services. कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और these activities are happening around us every minute, even as we speak. जब हम बोल रहे हैं तो ये एक्टिविटीज़ तो तब भी हो रही हैं, यानी किसी न किसी टाइप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर समय चलती रहती हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझ सकते हैं. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम, क्लासीफाई दैम यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम इन एक्टिविटीज़ को जो है ग्रुप कर सकते हैं, यानी क्लासीफाई कर सकते हैं. उनको पहचानने में हमें मदद मिल सकती है अगर हम उनके ग्रुप बना लेते हैं. और ये ग्रुप किसके बेस पर बनेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया के बेस पर बनेंगे. दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स. ये जो ग्रुप होंगे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, इनको हम सेक्टर्स कहते हैं. There could be several ways of classification depending on the purpose and what one thinks is an important criteria. ये जो ग्रुप होंगे बेटा इस क्लासिफिकेशन के, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है, किसी काम को करने के उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा कि एक पर्सन इन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में क्या सोच रखता है, इसके बेसिस पर जो है इनका क्राइटेरिया या इनके क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण किया जाता है. यानी काम करने का उद्देश्य और एक इंसान की सोच, दोनों के आधार पर हम इन अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं. नेक्स्ट पेज पर आप देख पाएंगे कि प्राइमरी, जैसा कि आपको पहले 9th क्लास में मैंने बताया था कि 3 जो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़. अब आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग से, वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम इस चैप्टर के कंटेंट की शुरुआत कर रहे हैं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ. देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. कपास की खेती एक इसका उदाहरण है. इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. ये एक क्रॉप सीजन में घटित होती है, यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होती है, जब इसका सीजन होता है. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. कॉटन की प्लांटेशन के लिए या कॉटन की कल्टीवेशन के लिए हम मुख्य रूप से, लेकिन पूरी तरह से नहीं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, यानी बारिश पर, सूरज की रोशनी यानी सनशाइन, सनलाइट के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर हम मेनली डिपेंड करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं. अब यहाँ पर इस लाइन को डालकर क्वेश्चन भी जो है पुट किया जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इन सब के सब्स्टिट्यूट कहीं ना कहीं हम आज जो है एडवांस्ड एज में आ चुके हैं, हम जनरेट कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से ऐसा बोला गया मेनली बट नॉट एंटायरली. हालांकि कुछ के हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होते,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रेनफॉल है, अब यहाँ पे रेनफॉल अगर मान लो 1 साल में नहीं होती तो क्या कल्टीवेशन रुक जाती है? नहीं। तो हम अदर सोर्सेज अंडरग्राउंड वाटर को यूज करके या और सोर्सेज का इस्तेमाल करके उसकी जो है सप्लाई को कंटिन्यू रखते हैं। सनशाइन का यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके की टेम्परेचर जो है जनरेट की जा सकते हैं, एनर्जी जनरेट की जा सकती है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। एंड क्लाइमेट और जलवायु भी जो है मुख्य रूप से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है एक मेन रिक्वायरमेंट है। क्लाइमेट को भी आर्टिफिशियल क्लाइमेट के थ्रू जनरेट किया जाता है। आजकल एडवांस फेज है तो काफ़ी कुछ इनके सब्स्टिट्यूट हमारे वर्ल्ड में मौजूद हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। इस एक्टिविटी में आपने देखा कि कॉटन जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स। ठीक वैसे ही जैसे कि इस केस को एक और एक्टिविटी को देखते हैं, डेयरी फार्मिंग को देखते हैं, जिसमें जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं जो कि डेयरी प्रोडक्शन करते हैं या डेयरी के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर और चारे की उपलब्धता के ऊपर वो मेनली डिपेंड करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स के ऊपर डेयरी प्रोडक्शन डिपेंड करता है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज होगा डेयरी प्रोडक्शन में क्या होता है? मिल्क ही तो होता है। तो मिल्क क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी एक प्राकृतिक पदार्थ है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज पदार्थों की, तो वो भी क्या हैं? एक प्राकृतिक पदार्थ हैं, यानी अपने आप धरती के अंदर पैदा होने वाली या बनने वाली चीज़ें हैं जिनका हम सीधा इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है। When we produce a good by exploiting natural resources, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कोई पदार्थ तैयार करते हैं, कोई सामान तैयार करते हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाती है। वाई प्राइमरी? इसको हमने प्राइमरी क्यों कहा? अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्राइमरी एक्टिविटी क्यों बन गई? किसी का भी एग्जाम्पल उठाकर आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, वाई प्राइमरी? तो दिस इज बिकॉज इट forms the base for all other products that we subsequently make। तो ये इसलिए क्योंकि ये सभी आने वाली दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन का बेस है, यानी इन प्रोडक्ट्स से और प्रोडक्ट्स तैयार होंगे और उन प्रोडक्ट्स के लिए ये बेस का काम करेगा, एक आधार का काम करेगा, क्योंकि अगर ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होगा तो आगे आर्टिफिशियल या फिर इससे दूसरे जो लगातार जो हम दूसरे यहाँ से जो पदार्थ बनाते रहते हैं या फिर मटेरियल बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, ज़्यादातर हमारे जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो खेती से हमें प्राप्त होते हैं, कृषि से प्राप्त होते हैं, डेयरी फार्मिंग से प्राप्त होते हैं, फिशिंग से प्राप्त होते हैं, फॉरेस्ट्री से भी प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टोटल वे में प्राइमरी एक्टिविटीज़ को दूसरा रूप देती हैं। दूसरा रूप मीन्स दूसरा नाम भी हम इसको कह सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी इसका दूसरा नाम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अदर एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके की जाती हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो आपके लिए ये एक अदर नेम 1 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कीजिएगा। और सेकंड जो है इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which the natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारे क्रियाएं होती हैं जिससे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि प्राइमरी सेक्टर से आए हैं उनसे दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू, यानी विनिर्माण कला के द्वारा। और ये जो विनिर्माण होता है यानी किसी चीज़ को दोबारा बनाना या दूसरे रूप में बनाना, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं उन्हीं के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये प्राइमरी के बाद का दूसरा स्टेप है या अगला स्टेप है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, ये जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, ये नेचर के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किए जाते,
बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ये बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू, जो कि अदर प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट को अगर आपने दूसरा रूप देना है या किसी और प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के बिना ये अदर फॉर्म्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, और ये काम कहाँ पर होगा? फैक्ट्री के अंदर हो सकता है, वर्कशॉप के अंदर हो सकता है, या फिर कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता है कि घर पर भी बना लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, उदाहरण के तौर पर जो कॉटन फाइबर हमने प्लांट से लिया उसको यूज करते हुए हम क्या बना सकते हैं? वी स्पिन यार्न, हम धागे बना सकते हैं। वीव क्लॉथ, और कपड़ा बुन सकते हैं। अब कपड़ा बुनना बेटा मिल के अंदर भी हो सकता है पॉसिबल, वर्कशॉप के अंदर भी हो सकता है, और कुछ लोग अपने घरों पर भी जो है क्लॉथ वीविंग करते हैं। यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल, जब हम शुगर केन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। वी मेक शुगर, उससे हम चीनी बनाते हैं या फिर गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, हम मिट्टी को ईंटों के रूप में बदल देते हैं, यानी मिट्टी से ईंटें बनाते हैं। यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज, और ईंटों का इस्तेमाल हम घर बनाने के लिए या इमारतों को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मिट्टी से बनी ईंट और ईंट से बने हाउसेज या बिल्डिंग्स, तो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उस चीज़ के। Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेक्टर है धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि बहुत बाद में उभर कर सामने आ रहा है। यानी स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर इसके अंदर, या फैक्ट्रीज या मिल्स का रोल और इंडस्ट्रीज़ का रोल इसमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसका अनदर नेम क्या हो गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। अब है थर्ड। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक तीसरा सेक्टर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जो कि टर्शरी सेक्टर के अंडर में आता है, और ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो पहले और दूसरे क्षेत्र की जो क्रियाएं होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प का काम करती हैं, यानी इन दोनों का विकास तीसरे सेक्टर की वजह से हो पाता है। These activities by themselves do not produce a good. इस क्षेत्र में या इन क्रियाओं के अंदर सामान तैयार नहीं होता, कोई पदार्थ तैयार नहीं होता, कोई मटेरियल नहीं बनाया जाता, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, या एड मीन्स हेल्प करते हैं। यहाँ पर एड वर्ड दिया हुआ है, एड का मतलब ये है हेल्प देना। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी, वो पदार्थ जो प्राइमरी सेक्टर में बनते हैं या फिर वो पदार्थ जो सेकेंडरी सेक्टर में बनते हैं, उनके बनने के लिए काफ़ी कुछ और भी हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की। वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो टर्शरी सेक्टर उन्हें प्रोवाइड करवाता है। बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड देन सोल्ड इन द होलसेल। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड in the wholesale market or the retail shops, and for transporting them we need service sector. At times it may be necessary to store these in godowns. कई बार ऐसा होता है कि हम जो है एक लार्ज एक्सटेंट तक प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो उनको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, तो गोडाउंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि गोडाउंस जो होते हैं रेंट पर भी लिए जाते हैं, समटाइम्स किसी किसी के पास अपने भी होते हैं। तो ये भी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन एंड सेंड लेटर्स, कम्युनिकेशन और बोरो मनी। हमें कई बार फ़ोन पर या लेटर्स के थ्रू दूसरों से बात करनी पड़ती है, या पैसा मंगवाना पड़ता है बैंक से। बैंक भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, टेलीफोन भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, और ट्रेड और व्यापारियों के साथ मिलकर हम अपने प्रोडक्शन को सेल कर पाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसमें आ गई? सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होती हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़।
किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, स्टोरेज, किसी चीज़ को संभाल कर इसमें संग्रहण करना, एकत्रित करके रखना, बातचीत के लिए जो है मोड यूज करना, टेलीफोन वगैरह। बैंकिंग का आपको पता ही है, ट्रेड्स और व्यापार के लिए ये सारी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। एक लिंक